बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बाइसीकरण। जो ट्रांजिस्टर है, हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को की जो बीई संधि है उसे अग्र बायस में रखा जाता है और जो सीबी संधि है उसे पश्च बायस में रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बाइसीकरण। ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए प्रचालन, यहाँ ध्यान नहीं, इसको सही करते हैं हम, प्रचालन। तो ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए जो निवेशी संधि है, निवेशी संधि को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और जो निर्गत संधि है उसे पश्च बायस में रखते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाइसीकरण तथा इनके मान में जो स्थायित्वता होनी चाहिए तथा ताप आदि के कारण जो प्रचालन बिंदु है वो परिवर्तित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ जो बाइसीकरण है, बाइसीकरण के हमारे पास दो मेथड्स हैं। बाइसीकरण किस तरह से किया जाता है, बाइसीकरण के हमारे पास दो मेथड हैं। तो बाइसीकरण की दो विधियाँ हम देखेंगे। तो नंबर एक, हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो नियत बायस वाला मेथड हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यहाँ लिया है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आधार संधि, ये संग्राहक संधि, ये उत्सर्जक संधि। तो उत्सर्जक संधि को हमने कॉमन किया है। ये इन दोनों के मध्य उत्पन्न वोल्टता VBE, यहाँ ये दोनों इन दोनों संधियों के बीच उत्पन्न वोल्टता VCE है और यहाँ इनपुट वोल्टता होगी, यहाँ आपके आउटपुट वोल्टता होगी। यहाँ एक RL रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ आधार संधि के साथ एक RB रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार के बाइसीकरण में एक वोल्टता स्रोत VCC की सहायता से ट्रांजिस्टर के आधार टर्मिनल पर एक नियत धारा IB पहुंचाई जाती है। तो यहाँ जो ये प्लस VCC हमने एक वोल्टता लगाई है, इससे जो है इस आधार संधि पर एक नियत धारा जो है IB पहुंचाई जाती है। इसलिए इस प्रकार के बाइसीकरण को हम नियत बायस कहते हैं। तो इस कारण जो है यहाँ नियत धारा IB पहुंचाई जाती है। इस कारण जो है इस प्रकार के बाइसीकरण को हम क्या कहते हैं, नियत बायस कहते हैं। निवेशी परिपथ में किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो निवेशी परिपथ है, निवेशी परिपथ में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो VCC, जो VCC है वो इक्वल होगा किसके, RB IB प्लस इस VBE के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हमने इक्वेशन बनाई है VCC इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस VBE के रूप में। तो IB RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE। तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VCC माइनस VBE अपॉन RB। तो जो यहाँ आधार संधि के साथ जो एक वोल्टा स्रोत लगा है VCC, ये बहुत अधिक होता है आधार और उत्सर्जक संधि के मध्य की वोल्टता की तुलना में। तो यहाँ पर हम इस VBE को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में IB जो है आपके बराबर होगा किसके, VCC अपॉन RB के। और यहाँ ये कांस्टेंट धारा, नियत धारा पहुंचाता है, इसका मान ये V फिक्स होता है, ये RB भी क्या होता है, फिक्स होता है। अतः धारा IB नियत रहती है, इसलिए इस परिपथ को नियत बायस परिपथ कहते हैं। निर्गत पाश में, जो निर्गत पाश है, निर्गत पाश की बात करें तो वहाँ ये रहा आपके निर्गत पाश। तो यहाँ VCC इज इक्वल टू RL प्लस IC प्लस VCE के बराबर ये वोल्टता हमें निर्गत परिपथ में मिलती है किरचॉफ का लॉ अप्लाई करने पर। तो देखिए किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हमने निर्गत परिपथ में अप्लाई किया, तो VCC माइनस RL IC माइनस VCE इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं VCC इज इक्वल टू RL प्लस IC प्लस VCE हमें मिलता है। और यदि हम बात करें अग्रधारा लाभ की,
तो अग्रधारा लाभ HFE के द्वारा मिलता है और ये होता है निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। तो निर्गत धारा हमारे पास IC है और निवेशी धारा हमारे पास कितनी है, IB के रूप में है। तो IC की वैल्यू यहाँ से निकालें तो IC इज इक्वल टू HFE इंटू IB के रूप में मिलेगी और VCC इज इक्वल टू यहाँ से IC की वैल्यू हम जो है यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे। तो HFE IB इंटू RL प्लस VCE के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ VCE इज इक्वल टू यहाँ जो है VCC तो फिक्स है, RL भी फिक्स है और IB भी क्या है, फिक्स रहता है। अतः स्पष्ट है कि निर्गत वोल्टता VCE का मान नियत प्राचल VCC। नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्वतः या उत्सर्जक पुनर्निवेश बायसीकरण। तो हमारे पास ये इस तरह से एक ट्रांजिस्टर है। ये यदि धारा की डायरेक्शन को देखें तो ये NPN प्रकार का ट्रांजिस्टर है। तो ये इसकी उत्सर्जक संधि, ये आधार संधि, ये आपके संग्राहक संधि हो गई। ये नियत वोल्टता VCC, यहाँ से एक आधार धारा IB प्रवाहित की जाती है। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है। यहाँ ये RL रेजिस्टेंस IC बिंदु से के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और ये E संधि के साथ श्रेणी क्रम में एक RE रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो और यहाँ V इनपुट है, ये V आउटपुट है। तो यह एक ऐसी बायसीकरण व्यवस्था है जिसमें ताप का प्रचालन बिंदु पर प्रभाव अल्पतम होता है। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो प्रचालन बिंदु पर जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम होता है इस स्थिति में। तो इस विधि को हम स्वतः उत्सर्जक या वोल्टता विभाजक बायसीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्वतः उत्सर्जक या वोल्टता विभाजक बायसीकरण, क्योंकि इसमें ताप का जो प्रभाव है प्रचालन बिंदुओं पर बिल्कुल कम होता है। प्रतिरोध R1 तथा R2 के मान इस प्रकार से लेते हैं कि शक्ति प्रदाय जो वोल्टेज सोर्स है VCC तथा जो भू टर्मिनल है जो जिसे हमने भू टर्मिनल ये रहा G बिंदु पर के मध्य वोल्टता के विभाजन से उत्पन्न R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VB का मान RE के सिरों पर विभवांतर के मान से अल्प मात्रा में अधिक हो। तो R2 प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है VB का मान RE के सिरों पर विभवांतर के मान से क्या हो, अल्प मात्रा में थोड़ा सा अधिक हो, ताकि ट्रांजिस्टर के आधार पर, ताकि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो आधार है उस आधार पर नेट अग्रदिशिक बायस हमें यानी कि फॉरवर्ड बायस हमें यहाँ मिल जाए। इस स्थिति में आधार धारा IB धारा I1 I2 की तुलना में अत्यल्प होती है। इसके अतिरिक्त जो R1 का मान है वो RL की तुलना में अधिक होता है। ट्रांजिस्टर के निवेशी B तथा G के मध्य जो निवेशी भाग है ये देख सकते हैं हम, ये B और ये G, ये निवेशी भाग है। इसके मध्य थेवेनिन प्रमेय के अनुसार हम VBB तथा प्रतिरोध RB के स्रोत की कल्पना कर सकते हैं, जहां VB की वैल्यू R2/R1 प्लस R2 के रूप इंटू VCC के बराबर होती है और RB जो बेस पर आधार संधि पर जो रेजिस्टेंस है उसका मान कितना होगा, R2/R1 प्लस R2, क्योंकि R1 R2 यहाँ जो है यदि यहाँ हम देखें इस B संधि के एस्पेक्ट में तो ये दोनों
जो रेजिस्टेंस है R1 R2 इनको इस तरह से देखें तो V संधि पर ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में आते हैं। अब यहाँ हम फिगर जो हमारा प्रथम चित्र है, प्रथम जो डायग्राम था उसको हम इस डायग्राम 2 से निरूपित कर सकते हैं। हमने जो है यहाँ से जो IB के ऊपर R1 था उसे हमने हटा दिया है और यहाँ रखा है हमने RB और ये है RL और ये RE। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो तब निवेशी परिपथ के लिए हमारे पास जो समीकरण होगी वो होगी VBB इज इक्वल टू IB RB IB RB प्लस VBE, इन दोनों के मध्य जो वोल्टता है VBE प्लस यहाँ धारा का मान कितना है IB IC के रूप में, तो IB IC इंटू RE। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो VBB माइनस इस BE को इधर भेजेंगे तो माइनस का VBE IB RB और यहाँ IB RB यहाँ हमारे पास बनेगी इक्वेशन और यहाँ से हमने इन दोनों को इसको ओपन करके हमने IB RB को कॉमन लिया तो 1 प्लस RE अपॉन RB यहाँ बनता है प्लस RC इंटू RC IC इंटू RE, ये पद अलग रह जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं HFE जो कि धारा लाभ को प्रदर्शित करता है, HFE धारा लाभ को व्यक्त करता है, तो निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा होता है। हम जानते हैं कि जो धारा लाभ है HFE वो निर्गत धारा अपॉन निवेशी धारा के रूप में बनता है। तो IB की वैल्यू फाइंड आउट करें तो IC अपॉन HFE इस तरह से बनेगी। तो VBB इज माइनस VBE इज इक्वल टू RB IC अपॉन HFE, यहाँ रख देंगे IB की वैल्यू और 1 प्लस RE अपॉन RB प्लस RE अपॉन RB और HFE, यहाँ इस तरह से इसकी वैल्यू हमने पुट की IC की। तो IC इज इक्वल टू हमें मिलता है जो पद IC इज इक्वल टू VBB माइनस VBE अपॉन RB, ठीक है। तो यहाँ से हमने IC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो IC इज इक्वल टू VB अपॉन RB इधर बटे में चला जाएगा और HFE इसके साथ गुणा में चला गया और ये पूरा पद कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। तो इन दोनों से हम जो है RE अपॉन RB को कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा आपके पास 1 प्लस RE अपॉन RB कॉमन लिया तो 1 प्लस HFE, ये कॉमन आ गया आपके पास, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब जो HFE है जिसे हम धारा लाभ कहते हैं, इसका मान 1 की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा। तो हम इसका मान जब 1 की तुलना में ज़्यादा है तो 1 को हम नगण्य कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो IC का मान आएगा वो इस तरह, ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। बात करें संग्राहक परिपथ के लिए, तो कलेक्टर परिपथ के लिए, तो कलेक्टर परिपथ के लिए VCC इज इक्वल टू IC RL प्लस VCE प्लस IB प्लस IC इंटू RE। ये हमारे पास इसका जो है संग्राहक का बनेगी समीकरण। तो VCC इज इक्वल टू IC इंटू RL, ठीक है, और प्लस C और E संधि के बीच में वोल्टता कितनी हो गई VCE और यहाँ धारा कितनी है IB प्लस IC, तो IB प्लस IC इंटू RE। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बनती है ये। तो VCC इज इक्वल टू IC RL VCE IB प्लस IC इंटू RE। परंतु जो IB है, जो IB का मान है वो IC की तुलना में अत्यल्प होता है। IB का मान IC की तुलना में अल्प होता है, अतः इसको हम नेग्लिजिबल कर दें तो हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा VCC इज इक्वल टू VCE, ठीक है, प्लस IC RL प्लस RE, ये बन जाएगा। यहाँ से IC को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और इससे,
तो यह जो समीकरण है लोड लाइन को व्यक्त करती है। ये जो हमने समीकरण फाइंड आउट की, ये किसको व्यक्त करती है? लोड लाइन को व्यक्त करती है, जहाँ प्रभावी लोड प्रतिरोध RL प्लस RE होता है तथा संग्राहक बैटरी वोल्टता VCC है। इस विधि में ताप वृद्धि के बावजूद भी जो है प्रचालन बिंदु का स्थायित्व बना रहता है। तो ये लोड लाइन को व्यक्त करती है और यहाँ टेम्परेचर का प्रभाव जो है प्रचालन बिंदुओं पर बिल्कुल भी नहीं बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थायित्व गुणांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये यहाँ से स्थायित्व गुणांकों के मध्य संबंध पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के उचित बाइसीकरण के लिए प्रचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र में होने चाहिए। तो हम देखते हैं जब हम ट्रांजिस्टर के ग्राफ खींचते हैं, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र जब हम खींचते हैं तो हम वहाँ पश्च अभिलाक्षणिक वक्रों में हम देखते हैं कि जो प्रचालन बिंदु है वो सक्रिय क्षेत्र में रहते हैं, एक्टिव रीजन में होने चाहिए तथा इनके मान में स्थायित्वता होनी चाहिए, यानी कि ये टेम्परेचर आदि के कारण परिवर्तित नहीं होने चाहिए, यूँ कह सकते हैं। अर्थात ताप आदि से प्रचालन बिंदुओं की स्थिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कि कॉमन इमिटर विन्यास में, कॉमन इमिटर विन्यास की स्थिति से जो संग्राहक धारा है वो ICO के रूप में मिलती है। जो संग्राहक धारा है कॉमन इमिटर विन्यास में वो ICO के रूप में मिलती है। VBE व बीटा पर निर्भर करती है। जो संग्राहक धारा है ICO है वो VBE संधि यानी कि बेस और इमीटर के मध्य की जो वोल्टता है उस पर, और बीटा प्राचल पर क्या करती है? निर्भर करती है। अर्थात IC इज ए फंक्शन ऑफ ICO, VBE एंड बीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट लें, इसका अवकलज लें, आंशिक अवकलज। तो इसका आंशिक अवकलज हमें इस तरह से मिलेगा, DIC इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO, DICO के रूप में, प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, अब VBE के रेस्पेक्ट में तो डेल्टा VBE प्लस DVBE प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा बीटा इंटू D बीटा के रूप में मिलता है। तो DIC इज इक्वल टू, इसको हम इस अवकलज को हम जो है S से रिप्लेस करते हैं और इसको हम S डैश से और इसको S डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ S इज इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल ICO। S का मान क्या है? डेल IC अपॉन ICO के रूप में है जब VBE और बीटा क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी कि VBE और बीटा क्या रखे हैं हमने इस स्थिति में? कांस्टेंट रखे हैं। बात करते हैं S डैश की, यानी कि डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE की। तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, और यहाँ इस स्थिति में ICO, जो ICO है और बीटा है, ये क्या है? कांस्टेंट है। बात करते हैं तीसरे पद की, S डबल डैश की। तो S डबल डैश इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा बीटा, और ये बीटा है तो इस स्थिति में हमारे पास IC और VBE जो है कांस्टेंट के रूप में रहता है। तो ये S डैश और S डबल डैश, इन तीनों को हम कहते हैं स्थायित्व गुणांक। अब चूंकि हम जानते हैं कि कुल जो संग्राहक धारा है ICO, तो कुल जो संग्राहक धारा IC है वो IC और ICO के योग के बराबर होती है, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा का योग के बराबर होती है। अर्थात इसके बराबर ये रहती है IC
बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा और अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा के योग के बराबर रहती है। और चूंकि जो अल्फा है, अल्फा हम लेते हैं IC/IE के अनुपात के रूप में, यानी संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा का अनुपात होता है अल्फा। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE बनेगा यहाँ से। तो IC इज इक्वल टू अल्फा IE यहाँ हम पुट कर सकते हैं। IC इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, अल्फा IE और प्लस ICO, ऐसा कैसा आ जाएगा। अब चूंकि IE जो उत्सर्जक धारा है, उत्सर्जक धारा जब कॉमन इमीटर विन्यास हम लेते हैं तो उत्सर्जक धारा बेस धारा और कलेक्टर धारा के योग के बराबर होती है। तो IE को हम IB प्लस IC के रूप में लिखते हैं प्लस ICO। तो अब इसको ओपन करते हैं तो IC अल्फा IB प्लस अल्फा IC प्लस ICO के रूप में ये बनेगी। तो यहाँ से इस पद को भी इधर ले लें तो दोनों में से IC को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हमारे पास यहाँ बन जाता है। IC को हमने यहाँ कॉमन ले लिया इससे और इससे, तो 1 माइनस अल्फा इंटू IC यहाँ बनेगा और प्लस अल्फा IB प्लस ICO इस तरह से रह जाएगा। तो अब IC की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस अल्फा से पूरी इक्वेशन में भाग देते हैं तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा हमारे पास बनता है। तो जो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है इसको हम कहते हैं बीटा प्राचर, और जो 1 प्लस बीटा यानी कि इसमें हम 1 और ऐड करें तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 1 माइनस अल्फा। तो हम जो हमारी पिछली इक्वेशन है उसमें इन वैल्यूज़ को रखते हैं तो IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO, इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। तो अब इस इक्वेशन का जो है हम विद रेस्पेक्ट टू IC डिफरेंशिएशन लेते हैं तो 1 IC का डिफरेंशिएशन 1 और बीटा डेल IB अपॉन डेल्टा IC प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा ICO अपॉन डेल्टा IC। तो यहाँ देखिए इस पद को हम इस तरफ ले जाएं तो 1 माइनस बीटा डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC और डेल्टा ICO अपॉन डेल्टा IC ये होता है आपके डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO, ये पद क्या कहलाता है आपके S, स्थायित्व गुणांक S। चूंकि स्थायित्व गुणांक S इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा ICO, ठीक है। तो यहाँ इस वैल्यू को हम रख सकते हैं तो 1 अपॉन S हो गया, ठीक है, 1 प्लस बीटा। तो S इज इक्वल टू S स्थायित्व गुणांक बराबर कितना होगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल्टा B अपॉन डेल्टा IC के रूप में हमें ये इक्वेशन मिलती है। और समीकरण जो 2 हमें मिली है इसे कहते हैं स्थायित्व गुणांक के मान को यह इक्वेशन 2 व्यक्त करती है, यानी कि जो समीकरण 2 है वो स्थायित्व गुणांकों के मान को क्या करती है, व्यक्त करती है। अब यहाँ हम 2 अलग अलग केस अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।